आज के इस बिजनेस दुनिया का एक सिंपल रूल है। जो ब्रांड मॉडर्न नहीं होता वो नोकिया और ब्लॉकबस्टर की तरह गायब हो जाता है। इनोवेशंस रुकती है तो मार्केट भी तुम्हें रुकती है। प्रोडक्ट्स बदलने पड़ते हैं क्योंकि कस्टमर की नीड्स बदल जाती है, और जो वक्त के साथ नहीं चलता वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब 1906 में दिल्ली की एक छोटी दवाखाना में बनाया गया शरबत आज के इस मॉडर्न एरा में बिना मॉडर्नाइजेशन के कैसे टिक पाई। क्या खास बात है रूह अफ़ज़ा में जिसको लोग इतना पसंद करते हैं? कौन है इस शरबत रूह अफ़ज़ा के पीछे? इतने कंपटीटर के बावजूद रूह अफ़ज़ा ने 60% का मार्केट शेयर कैसे कैप्चर कर लिया? और इतना पुराना फार्मूला आज तक क्यों नहीं बदला? क्या ये रूह अफ़ज़ा का डाउनफॉल हो सकता है या ये कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी हो सकती है? साल था 1906, जब दिल्ली की शदीद गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से लोग परेशान थे। दिल्ली की एक छोटी सी गली में एक यूनानी हकीम रहता था जिसका नाम था हाफिज अब्दुल मजीद। वो दिल्ली की इस शदीद गर्मी और डिहाइड्रेशन को देखकर एक शरबत बनाता है और इसी शरबत को मुख्तलिफ दुकानों में जाकर बेचने लगे। लोगों को उनका शरबत बहुत पसंद आया जिससे उनकी डिमांड बढ़ गई। इस डिमांड को बढ़ते देखकर अब्दुल मजीद ने घर के अंदर वो फार्मूला बताकर घर में ही शरबत तैयार करने लगे। धीरे धीरे उनकी सेल्स में और इजाफा होने लगा। अब हर घर तक रूह अफ़ज़ा पहुंचने लगा। 1940 तक रूह अफ़ज़ा का शेयर मार्केट 3% तक पहुंच गया। लेकिन पार्टीशन के वक्त सब कुछ इधर उधर हो गया। अब्दुल मजीद और उसकी फैमिली पाकिस्तान माइग्रेट हुई और यहाँ बनाई हमदर्द पाकिस्तान, यानी रूह अफ़ज़ा का दूसरा नाम। उस वक्त अब्दुल मजीद ने अपना सारा बिजनेस इंडिया में छोड़ आए और कराची में सेटल हुए। साथ ही उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, रूह अफ़ज़ा का सीक्रेट फार्मूला, और फार्मूला के दम पर दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। उस वक्त पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स थे लेकिन कंपटीशन ज़्यादा नहीं थी, बस इंतज़ार था रूह अफ़ज़ा का। इसने कराची में हमदर्द पाकिस्तान के नाम से एक कंपनी बनाई, छोटा सा वर्कशॉप, लेबोरेटरी, सिर्फ फार्मूला और बेसिक इक्विपमेंट के साथ। सबसे पहले उन्होंने लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू की ताकि क्वालिटी मेंटेन हो। पहले कराची की लोकल ग्रोसरी स्टोर्स और टी स्टॉल में सप्लाई करते थे, और जब डिमांड और ज़्यादा हुआ तो इसने ग्रेजुअली होलसेलर्स को इन्वॉल्व किया ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। 1960 से 1970 तक रूह अफ़ज़ा का बिजनेस रैपिडली ग्रो होता गया। कराची, सिंध, पंजाब और नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिमांड हद से बढ़ गई तो इसने प्रोडक्शन को और ज़्यादा करने के लिए दूसरी कंपनी बनाई। अब वक्त आ चुका था बॉर्डर पार। 1970 के बाद रूह अफ़ज़ा को मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया में एक्सपोर्ट शुरू हुआ। यूएई, यूके, यूएसए और सऊदी अरबिया में। कोका कोला और पेप्सी के बावजूद रूह अफ़ज़ा ने पूरे पाकिस्तान में अपने जड़ें मजबूत किए थे और मार्केट शेयर 40% तक पहुंच चुकी थी। 1980 के बाद टैंग पकोला सिरप ने मार्केट में एंट्री की। इसकी मजबूत एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रूह अफ़ज़ा का मार्केट 35% तक आ गया, और साथ ही कोका कोला और पेप्सी ने पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन और फैंसी एड एग्रेसिवली पुश किया, जिससे यंग जनरेशन धीरे धीरे रूह अफ़ज़ा से कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ शिफ्ट हो गई। रूह अफ़ज़ा की डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड थी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड। इन सब चैलेंजेस के बावजूद हमदर्द ने क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहा था। रमज़ान कैंपेन्स और कल्चरल इंटीग्रेशन से रूह अफ़ज़ा ने एक और चाल बचाया। रूह अफ़ज़ा का मार्केट शेयर कम हुआ ड्यू टू मॉडर्न कंपटीटर, लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी और कल्चरल अटैचमेंट की वजह से डिक्लाइन मेजर नहीं हुआ। फार्मूला और ट्रेडिशन पे स्टिक रहने की वजह से रूह अफ़ज़ा ने मार्केट में सरवाइव की। 2000 सेंचुरी के बाद कोल्ड ड्रिंक्स ने हर जगह टीवी एड्स और मार्केटिंग करने में मसरूफ थी, जबकि दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा एक पुराना शरबत, एक गिलास और एक बोतल। अब एक ऐसा सवाल कि लोग हैरान थे कि ये ब्रांड मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर पाएगी। अब मार्केट में और कंपटीटर ने एंट्री मारी, टैंग, नेस्ले, शेज़ान शरबत। रूह अफ़ज़ा की सेल्स और स्लो हो गई। रूह अफ़ज़ा को दूसरी बार झटका तब लगा जब उसका मार्केट शेयर 35 से गिरकर 30 पर आ गया। हमदर्द ने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला और सबसे साइलेंट लेकिन बिगेस्ट डिसीजन लिया। ब्रांड को मॉडर्न नहीं, पैकेजिंग को मॉडर्न बनाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि टेस्ट उनकी जान है और फार्मूला चेंज करना सुसाइड जैसा है। रूह अफ़ज़ा ने अपनी क्लासिक ग्लास बोतल को मेंटेन किया, लेकिन डिज़ाइन, प्रिंटिंग, लेबल, क्वालिटी
اور برانڈنگ کو اپگریڈ کیا۔ یہ ان کا فرسٹ میجر ماڈرنائزیشن تھا۔ روح افزا نے اپنی 100 سال پرانا فارمولا کو بدلے بغیر اپنے برانڈز کو پورا ماڈرن کر دیا۔ نئے ڈیزائنز، نئے کمپینز کے لیے اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز چینج کی۔ موکٹیل ریسیپیز اور سیلیبریٹی چیفز کے ساتھ کولابریشن لانچ کیا تاکہ ینگ جنریشن کو انگیج کیا جا سکے، اور مارکیٹ شیئر دھیرے دھیرے واپس بدلنے لگے۔ رمضان سیلز نے پھر سے ریکارڈ توڑ دیا اور روح افزا کا مارکیٹ شیئر 35 سے ڈائریکٹ 55 تک پہنچ گیا۔ آج روح افزا نے 60% کا مارکیٹ شیئر کیپچر کر رکھا ہے۔ ایک سوال جو ہر انسان کے دل میں ہوگا کہ یہ روح افزا کس چیز سے بنی ہے؟ آپ کو بتاتا چلے کہ یہ انفارمیشن صرف 5 لوگوں کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کا واحد شربت برانڈ ہے جس کے اوپر 100 سے زیادہ فیک شربت اسی نام پہ آئے اور ختم ہوئے۔ روح افزا نے 115 انڈسٹریل کمپیٹیٹر کے بیچ سروائیو کر کے پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا۔